सो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज नजेट जो कि आज की अभी की ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एसएफबी ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल यूनिवर्सल बैंक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाई द न्यूज़, ये न्यूज़ में आखिरकार है क्यों? द तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो आखिर पहले इस लैंड को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों है फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये बेसिकली आज आज की डेट है फ्रेंड्स, 12 अगस्त 2025, और ये न्यूज़ है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा 7 अगस्त 2025 को। इसमें कि आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप यहाँ पे देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आखिर यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? तो एयू एयू का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑरम। ऑरम आपको पता होगा कि गोल्ड का गोल्ड का वो नाम होता है, क्या बोलते हैं यार, मतलब गोल्ड का पीरियोडिक टेबल में आप नाम देखोगे तो वो मतलब एटॉमिक नेम होता है ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक नेम। गोल्ड का एटॉमिक नेम एयू होता है, तो एयू वहीं से आया, मतलब कि ये जो बैंक है, ये बैंक गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कराती है मतलब लोगों को। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ। तो आखिर इसका मतलब समझते हैं। तो आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है। यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या हुआ? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब कि अगर आप इन कुछ मतलब कुछ प्रोविजंस को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप मतलब आप आपकी ट्रांजिशन हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक हायर इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल बोलो या फिर किसी कोई यूनिवर्सल बैंक में। तो ये होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल का, इसका मतलब ये होता है। ये फर्स्ट टाइम 11 सालों में किसी एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये मौका मिला है। लास्ट 2014 में बंधन और आईडीएफसी बैंक को ऐसा मौका मिला था। और जैसा एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा एम्पायर बनता है, वैसे ही एक एयू यानी कि औरम बैंक, मतलब एयू बैंक की ये जर्नी है, मतलब कि जो गोल्ड गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है उस बैंक की जर्नी है। ये 1996 में शुरू हुई है एज एनडीएफसी एनबीएफसी, और 2017 में ये एसएफबी बनी। और और अब यूनिवर्सल बैंक बनने के कगार पे है, क्योंकि उसने अभी अप्रूवल पास कर दिया है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, एयूएसएफबी। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो ये न्यूज़ में है का, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है। मतलब इसका मतलब कि एक प्रिलिमिनरी परमिशन होता है, मतलब कि शुरुआती में कुछ परमिशंस, कुछ लॉज एंड कानून्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही एक समझो एक परमिशन दिया है यहाँ पे, प्रिलिमिनरी परमिशन, ताकि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक बन सके, कुछ बड़ा बड़ा तूफानी करने के लिए कुछ। और और इसको समझे तो ये अप्रूवल सितंबर 2024 में अप्लाई करने के बाद मिली थी। और ये फर्स्ट एसएफबी है जो ये माइलस्टोन अचीव कर रही है, मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में एक पहले ऐसी बैंक है, और भी सारी बैंक होती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। मतलब अगर आप मैं थोड़ा सा मैं इसको गूगल पे सर्च करूँ तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पे देखो, उज्जवान स्मॉल फाइनेंशियल एसएफबी, शॉर्टकट में बोल दो एयू एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, जो कि अभी इसको अप्रूवल मिली है, इसको परमिशन मिली है वो करने के लिए, मतलब अब यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। आप और भी काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल, जनलक्ष्मी, और बहुत सारे। तो इसको परमिशन मिल चुकी है। और इन 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 प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है कि आरबीआई ने चेक किया है कि बैंक एलिजिबल है, लेकिन फाइनल लाइसेंस के लिए और कंडीशंस पूरी करनी होगी। मतलब बैंक आरबीआई ने चेक कर दिया कि हाँ अब चलो आप कुछ बड़ा बन सकते हो। ओके, लेकिन फाइन करनी होगी, लेकिन जैसे ड्यू डिलिजेंस यानी कि जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करते हो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिलती है, वैसे ही ये आप समझो, जैसे ट्रांजिशन से बैंक बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा सर्विसेज दे सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल से यहाँ पे इस बैंक को ये बेनिफिट मिलता है। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट लाइन की। फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक टू अ यूनिवर्सल बैंक, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। द यूनिवर्सल बैंक स्टेटस विल अलाउ एयू बैंक टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ विदाउट मेनी रिस्ट्रिक्शंस अनलाइक अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ओके, तो मतलब अनलाइक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या है। उसको और भी काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज वहाँ से खुलते हैं।
और अब वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से अब एक ही छत के नीचे आप समझो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे मतलब जैसे लोन को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस देना, इन्वेस्टमेंट कराना, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, सेविंग अकाउंट्स, पेमेंट, लोन्स, चेकिंग अकाउंट्स, ये सब इसका मतलब हो जाता है। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कि अब और भी ज़्यादा वो सर्विसेज कर सकता है, इंटरनेशनली भी कर सकता है, क्योंकि अभी अब वो यूनिवर्सल बैंक बन चुकी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एसएफपीज आर एंड द क्राइटेरिया फॉर ट्रांजिशनिंग इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो पहले समझेंगे कि एसएफपी है क्या। पहले हमने क्या समझा कि आखिर न्यूज़ में चल क्या रहा है आखिरकार। ओके, तो हमने न्यूज़ में तो देख लिया क्या चल रहा है। अब हम समझेंगे कि ऐसा भी है क्या चीज़, उसका और उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। अगर कल हो करके आप कोई बैंक खोलते हो, तो पहले आपको पहले फाइनेंशियल बैंक खोलना पड़ेगा, फिर जाकर के आप यूनिवर्सल बनोगे। तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन सेंटर जो न्यूज़ की एक्सप्लेनेशन से की तरफ से ले जाती है। ये न्यूज़ फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन की बड़ी पिक्चर का पार्ट है, जहां आरबीआई न्यू मॉडल्स लाती है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट थी, आरबीआई ने एस एफ बीज 2014 में इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कि 10 मतलब कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को 2014 में इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। और उसमें से 10 फाइनेंशियल बैंक्स को लाइसेंस दिया उस टाइम पे 2014, मतलब ये स्टार्ट हुई थी 2014 में। और अब ट्रांजिशन गाइडलाइंस अप्रैल 2024 में क्लैरिफाई की है। मतलब आप इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे कि स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज जाता है एग्जाम्स क्लियर करके, वैसे ही एसएफबी को क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, मतलब ताकि वो और यूनिवर्सल बैंक बन सके। और चलिए, हाँ, ओके, और अब यहाँ पे कुछ की टेकअवेज, यहाँ पे कुछ हमें जानने के लिए कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। द बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ की रोल इन द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, और द बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ की रोल इन द फंक्शन अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड द रोल आउट ऑफ सम न्यू बैंकिंग मॉडल्स लाइक पेमेंट्स एंड एसएफपीज अंडर द रेगुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी के फंक्शन में एक की रोल प्ले करता है, आपको जैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में। कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा इंडियन इकोनॉमी में न्यू मॉडल्स जैसे पेमेंट्स बैंक और एसएफपीज रोल आउट हुए हैं। मतलब कि पहले क्या क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे, जो मतलब कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या हुआ। कॉमर्शियल बैंक्स जैसे कि इसका एक बार मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ एग्जांपल्स। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि कॉमर्शियल बैंक हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, वो सब हो गए कॉमर्शियल बैंक्स। और उसके बाद ये सब तो हो गए कॉमर्शियल बैंक्स। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पेमेंट बैंक्स। कुछ पेमेंट बैंक्स जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम हो गया, बैंक ऑफ इंडिया एंड एनएसडीएल, ये सब कुछ हो गए फ्रेंड्स पेमेंट्स बैंक। और ऐसे भी यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के मैंने तो एग्जांपल दे दिया आपको। तो एक्चुअली ये है, तो मतलब कि पहले के टाइम पे क्या था, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन अब इधर आकर के कुछ पेमेंट्स बैंक उभरे हैं, कुछ ऐसे भी आए मार्केट में। तो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर बैंकिंग इकोनॉमी का बैकबोन है, तो पैसा सर्कुलेट करता है इसमें, तो लोन्स देता है बिजनेसेस को, और सेविंग्स को सिक्योर भी रखता है बैंक्स। तो आप ऐसे समझो कि ट्रेडिशनल कॉमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी है, लेकिन आरबीआई ने 2014 या 15 में पेमेंट्स बैंक जैसे पेटीएम और एसएफबीज इंट्रोड्यूस किए, ताकि रिमोट एरियाज तक बैंकिंग पहुंचे, मतलब छोटे से छोटे इलाके तक बैंकिंग को पहुंचाया जा सके। इंटरेस्टिंग नॉलेज की पेमेंट्स बैंक सिर्फ डिपॉजिट्स और पेमेंट्स कर सकते हैं, लोन्स नहीं दे सकते, आपको ये ध्यान रखना है। आपको लोन्स के लिए आपको कमर्शियल बैंक्स के पास जाना होगा। मतलब आप समझो कि बैंक्स तीन प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक, एक पेमेंट्स बैंक। तीन प्रकार के नहीं होते, मुझे भी नहीं पता कितने प्रकार के होते हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बैंक यहाँ पे तीन प्रकार के, कमर्शियल बैंक एक है फ्रेंड्स, वो पेमेंट्स बैंक एक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एस एफ पी, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। तो उसका मकसद आप समझ गए होगी, ताकि रिमोट एरियाज तक भी, रिमोट यहाँ पे जहाँ तक कि मतलब कि जो कि पॉपुलेशन से बहुत फार इलाके तक पहुंचाया जा सके। और पेमेंट बैंक्स सिर्फ डिपॉजिट्स और पेमेंट्स कर सकते हैं, लोन्स नहीं दे सकते, जबकि ऐसा फीस लोन्स दे सकते हैं स्मॉल स्केल पर। हाँ, बड़े स्केल पर नहीं दे सकते हैं।
ओके, और जैसे एक बड़ी नदी कॉमर्शियल बैंक्स के साथ, मतलब जैसे आप समझोगे कि कोई बड़ी नदी है, बड़ी नदी के साथ कोई छोटी ट्रिब्यूटरीज ऐड करता है ताकि पानी हर गांव तक पहुंचाया जा सके। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्ट्रेटजी है। मतलब आप समझो देखिए, एक बड़ी नदी होती है, बड़ी नदी को आप समझो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, वो उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनाई जाती है, यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, ताकि हर छोटे से छोटे हर गली कस्बे किनारे तक पानी पहुंच सके। इसका मतलब ये समझो आप, मतलब पानी का मतलब यहाँ पे कि लोन पहुंच सके। अ, और अब दूसरी लाइन समझते हैं फ्रेंड्स। एसएफबीज इन इंडिया आर a specific segment of banking created by RBI under the guidance of the government of India. Okay. The objective of setting up SFBs is to further financial inclusion by extending banking services to unserved and underserved sections of the population, and supplying credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and other unorganized sector entities थ्रू हाई टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट ऑपरेशंस। तो अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। तो एसएफबीज इंडिया में आरबीआई द्वारा क्रिएट किया गया स्पेसिफिक सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडेंस के अंडर में ये क्रिएट किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना मतलब कि बैंकिंग सर्विसेज जो कि अनरिजर्व, जहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचती, बैंकिंग सर्विसेज जहाँ पे अनसर्व्ड हो, जहाँ पे कि बैंक्स की सुविधा बिल्कुल भी ना हो, जैसे बहुत ही छोटे गांव, पहाड़ के बहुत ऊंचे ऊंचे इलाके, जहाँ पे अभी मैं देहरादून में रहता हूँ। तो देहरादून में अभी मतलब कि अभी भी उत्तराखंड में कुछ गांव है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पाती अच्छे से। तो उन ऐसे इलाकों पे इंटरनेट जब नहीं पहुँच पाती तो बैंक को, भाई साहब बैंक को पहुँचना तो और मुश्किल है। तो ऐसे इलाकों पे इन बैंक, छोटे मोटे बैंक्स को बनाया गया। और क्रेडिट सप्लाई करना स्मॉल बिजनेसेस को, मतलब स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट यानी कि लोन देना। क्रेडिट द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर। ओके, और क्रेडिट सप्लाई करना मतलब, क्रेडिट सप्लाई मतलब लोन देना स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और माइक्रो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कि छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, मतलब कि लोग अपने घर से ही अचार पापड़ बना करके ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घर पे बैठकर मिठाई बेचते हैं, बहुत मतलब वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को हाई टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट ऑपरेशंस के थ्रू, वो मतलब छोटे मोटे बैंक इसको लोन देती है। और इसमें समझो आप, थोड़ा और गहराई में समझे तो फ्रेंड्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को 75% लोन्स प्रायोरिटी लेंडिंग में देने पड़ते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, एमएसएमईज। तो अगर आप इसको कनेक्ट करो तो ये एयूएसएफबी ये सब करती है, अब यूनिवर्सल बैंक बनकर ब्रॉडर हो जाएगी, लेकिन रूट्स इंक्लूजन में रहेगा। मतलब बन तो जाएगी वो बहुत ही बड़ी, लेकिन अभी भी मतलब वो लोगों को मतलब बेसिक लेवल पे लोगों को हेल्प करेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फ्रेंड्स, इंडिया में 11 एसएफबीज हैं, जैसे उज्जीवान आपको अभी बताया, जना और एयू सबसे बड़ी है विथ 1.15 करोड़ कस्टमर्स। अब सोचो कि गांव के किसान को बैंक जाने के लिए शहर जाना जाना पड़ता था, लेकिन अब एसएफबीज ने मोबाइल ऐप्स और लो कॉस्ट ब्रांचेस से ये दूर कर दिया। जैसे एक दोस्त जो घर घर आकर मदद करता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को एम्पावर करता है, इकोनॉमी को बॉटम अप स्ट्रांग बनाता है, बॉटम लेवल पे स्ट्रांग बनाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर अब इस कुछ और पैराग्राफ्स को देखते हैं यहाँ पे। ओके, लेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा। ओके। तो चलते फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई गाइडलाइंस फॉर एसएफबीज। अभी हमने पढ़ा कि एसएफबीज क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है एसएफबीज को लेकर के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एसएफबी टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन तो ये कि ट्रांजिशन जो होता है एसएफबी में,
एसएफबी टू अ यूनिवर्सल बैंक। तो इसमें क्या क्या मतलब कि वो क्राइटेरिया होते हैं, तो ये सब वो अपन लोग ये सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लोग ये आ, कहाँ गया यार, लाइन नंबर 3, हाँ। दी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन small financial bank is primarily to undertake basic banking activities of active acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections। तो आखिर इसका क्या मतलब है कि मतलब कि एस एफ बी यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की एक्टिविटीज का ये स्कोप बताता है, मतलब कि उनका काम का दायरा क्या है। मतलब कि प्राइमरीली या मुख्यतः एस एफ बी बैंक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, पैसे जमा करवाना, और लेंडिंग यानी कि उधार देना। और अनसर्व्ड जहाँ बैंकिंग बिल्कुल भी ना पहुंचे, और अंडर सर्व्ड जहाँ कम पहुंचे, ऐसे ऐसे सेक्शंस को, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन को, ऐसे पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज? तो एसएफबी क्या करती है, बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज करती है, जैसे कि जैसे डिपॉजिट करना, पैसे मतलब पैसे जमा कराना और पैसे को उधार देना। ओके, तो आप इसको ऐसे समझो कि एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आरबीआई ने क्रिएट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके, तो ये उनका कोर फोकस है। बिग कॉर्पोरेट लोन्स नहीं, बल्कि स्मॉल पीपल को भी हेल्प मिल सके। और स्कोप में ये इंक्लूडेड है कि एसएफबी यानी कि सुपर फाइनेंशियल बैंक 75% ऑफ देयर लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर को देंगे। एग्रीकल्चर हो गई या एमएसएमईज को देंगे। मतलब कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के टोटल इनकम का है ना, 75% लोन वो ज़्यादातर हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे और एमएसएमईज को देंगे। एमएसएमईज का क्या मतलब होता है आखिरकार? एमएसएमईज एक बार इसका देखते हैं। एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई का ये मतलब होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए हो कि स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का स्कोप क्या है, आखिरकार उसकी एक्टिविटीज का क्या स्कोप है। तो बेसिकली उसका एक्टिविटी का ये स्कोप है कि मतलब कि पेमेंट्स को डिपॉजिट करना या फिर जमा कराना, उसके ये स्कोप है। तो अब चलिए यहाँ पे समझते हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉर आरबीआई गाइडलाइंस फॉर एसएफबीज इन द यूनियन बजट and 2014 to 2015, presented on 10 July 2014. The finance minister announced that RBI will create a framework for licensing small banks and other differentiated banks. Differentiated मतलब recognize or as certain what makes someone or something different. As differentiated banks serving niche interests, local area banks, payment banks, etc. are contemplated to meet credit and remittance needs of small businesses, यानी कि a sum of money sent small businesses, unorganized सेक्टर, लो इनकम हाउस होल्ड्स, फार्मर्स एंड माइग्रेंट वर्कफोर्स, ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा सा क्रेडिट देना, मतलब कुछ पैसे वैसे लोन उधार देकर के थोड़ा हेल्प कर देना। तो आखिर इसका मतलब समझते हैं। तो पहले यहाँ पे इस लाइन का समझते हैं कि आरबीआई विल क्रिएट अ नेटवर्क। तो देखो इसका मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आरबीआई स्मॉल बैंक्स और अदर डिफरेंशिएटेड बैंक्स के लाइसेंसिंग के लिए फ्रेमवर्क बनाएगा। मतलब कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स मतलब कि अलग अलग टाइप्स के बैंक्स जो स्पेसिफिक नीड्स सर्व करते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा और गहराई में समझो, तो ये फ्रेमवर्क 2000 नवंबर 2014 में आरबीआई ने रिलीज किया, जिसमें कि एसएफबीज और पेमेंट बैंक्स के रूल्स थे। और इसको अगर आप कनेक्ट करो पिछले थोड़े से, तो इस अनाउंसमेंट से 10 एसएफबीज को लाइसेंस मिला 2015 या 16 में, इंक्लूडिंग एयू एसएफबी जो अब ट्रांजिशन कर रही है, आपको पता होगा। तो ऐसे लाइसेंस मिलने से क्या होता है, वो अब लाइसेंस हो चुका है, रजिस्टर हो चुकी है गवर्नमेंट, अब उसको कोई टेंशन वेंशन नहीं है, मतलब रेट आने का या फिर कोई फालतू का इधर उधर का लफड़ा करने का कोई टेंशन नहीं है। और डिफरेंशिएटेड बैंक्स इंक्लूड लोकल एरिया बैंक्स लिमिटेड, जहाँ पे लिमिटेड ज्योग्राफी होती है। एक्चुअली डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब ये होता है जैसे कि, और डिफरेंशिएटेड बैंक्स में पेमेंट बैंक्स भी आती है जो जो मतलब कि
जो उधार नहीं देती, बस ओनली ट्रांजैक्शन, जो मतलब आपको उधार नहीं देगी, पेमेंट बैंक आपको उधार कभी नहीं देती, वो बस ट्रांजैक्शन करती है। तो आप जैसे समझो कि जैसे एक टेलर कस्टम क्लोथ्स बनाता है, वैसे ही डिफरेंशिएटेड बैंक्स नीड्स नीड्स के लिए टेलर है। मतलब कि नीश नीड्स मतलब कि हर लोगों की अपनी ज़रूरत होती है। कि कुछ लोगों को मान लो कि अपने घर में मिठाई बनाना है, मिठाई का एक बिजनेस व्यापार शुरू शुरू करना है अपने घर से ही। तो ऐसे छोटे मोटे लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोग बोलते हैं यार, मतलब ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस को छोटे मोटे लोग बोलते हैं यार, ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस को ये लोन देती है, उधार देती है, लोन देती है, उधार देती है, ताकि हर एक नीड्स को कवर किया जा सके। जैसे कि अगर आपको यूट्यूबिंग करना शुरू है, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हो, यूट्यूबिंग करो यार, अपना माइक्रोफोन, कैमरा वगैरह सब खरीद सकते हो। मतलब इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसीलिए ये बैंक्स इसलिए बनाए गए, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स पे फोकस करते हैं, वो छोटे लोगों पे, मतलब छोटे बिजनेसेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स सर्विसिंग नीश इंटरेस्ट्स, लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक्स आर contemplated to meet credit and remittance needs of small businesses and organized sector, low income households, farmer and migrant workforce। तो अ, ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, जो नीज इंटरेस्ट सर्व करते हैं, मतलब जैसे कि लोकल एरिया बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स एक्सेट्रा, और इनका एम है कि क्रेडिट यानी कि लोन्स को देना, और रेमिटेंस यानी कि पैसे भेजना, नीड्स को मीट करना, स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स, फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कफोर्स के को थोड़ा सपोर्ट करना। कॉन्टेम्पलेटेड मतलब कि यहाँ पे सोचा गया है, कॉन्टेम्पलेटेड मतलब सोचा गया। कॉन्टेम्पलेटेड का हिंदी मतलब होता है कि आर थॉट, या लुक लुक थॉटफुली, सोचा गया। ओके। और अगर आप इसको थोड़ा पीछे से कनेक्ट करो, तो ये एग्जैक्ट क्वेट बजट से है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ब्लूप्रिंट थी। आपको पता ही होगा ऐसा भी इसमें की रोल प्ले करते हैं बाय लेंडिंग टू दिस ग्रुप्स। और इंटरेस्टिंग नॉलेज की इस अनाउंसमेंट के बाद आरबीआई ने 11 पेमेंट्स बैंक और 10 एसएफबीज को लाइसेंस दिए, लेकिन कुछ फेल हुए, जैसे पेमेंट्स बैंक में वाइएबिलिटी इश्यूज आने लगे। अगर इसको थोड़ा और गहराई में समझे, तो थोड़ा इसका रेमिटेंस यानी कि रेमिटेंस इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट्स के लिए, जो विलेजेस से सिटीज आते हैं काम के लिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया की 90% वर्क फोर्स, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये थी कहानी। उसके बाद अब चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते फ्रेंड्स, फॉलो दिस अनाउंसमेंट। ओके। तो यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट दिया आरबीआई ने, जो कि इशू किया गया फोर एस बीज इन नवंबर 2014। तो कुछ क्या क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट दिया आरबीआई ने, तो समझते पहले पहले यहाँ पे समझते हैं कि पहला लाइन क्या है। द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स शुड शैल बी RS 100 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मिनिमम पेड अप इक्विटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएफबीज के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल RS 100 करोड़ होना चाहिए। पेड अप इक्विटी कैपिटल मतलब कि ओनर्स या शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टेड पैसा जो बैंक के ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल है, और ये वोटिंग इक्विटी होना चाहिए। मतलब कि पेड अप इक्विटी मतलब कि आप समझो ओनर्स और शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टेड पैसा, उसको बोलते हैं पेड अप इक्विटी। ओके। तो मतलब हर फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए उसके खाते में। आप समझो बैंक का भी तो अपना खाता होगा ना भाई साहब, जिसे वो अपने कंपनी को मैनेज करती है, अपने कंपनी के स्टाफ को पैसे वैसे देती है, तो कम से कम 100 करोड़ तो होना ही चाहिए उसके खाते में। और अगर आप इसको थोड़ा पीछे से कनेक्ट करो, तो ये रूल इंश्योर करता है कि बैंक के पास इनफ फंड्स हो स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो
स्टेबल रहे और अंडर सर्व्ड सेक्शंस को लोन्स दे सके बिना किसी बिना किसी डिफॉल्ट के। और 2014 में ये RS 100 करोड़ था, लेकिन RBI ने दिसंबर 2019 में ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस में इसे बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया। ऑन टैप, ओके। और न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और बिगर स्केल के लिए इसको इसलिए बढ़ा दिया गया था। एग्जिस्टिंग ऐसा बीच जैसे AU पे ओल्ड ओल्ड रूल्स अप्लाई हुए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स, इक्विटी कैपिटल जैसे बैंक का सीड मनी होता है जो रिस्क एब्जॉर्व करता है। इंडिया में ये सीड मनी भी होता है। सीड मनी का क्या मतलब होता है? सीड मनी बेसिकली मनी एलोकेटेड टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट, दैट्स कॉल्ड अ सीड मनी। ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। SFBs आर रिक्वायर्ड टू ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर ब्रांचेज इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। ओके। मतलब इसका मतलब कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को अपने कम से कम 25% ब्रांचेज अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में खोलने होंगे, जहाँ पे कोई बैंक अवेलेबल नहीं है। अनबैंक रूरल सेंटर्स मतलब कि वो गांव या एरियाज जहाँ पॉपुलेशन कम से 10,000 से कम हो। मतलब जहाँ पे अनबैंक्ड या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से कम हो और पहले पहले से कोई बैंक ब्रांच नहीं होना चाहिए उस जगह पे। तो ऐसे कनेक्ट्स टू इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये रूल डायरेक्टली अंडर सर्व्ड सेक्शंस तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए है, जैसे फार्मर्स और विलेजर्स को दूर दूर ना जाना पड़े। और इसके और गहराई में समझो तो RBI ये मॉनिटर करता है और ब्रांचेस में फिजिकल आउटलेट्स के अलावा बैंकिंग फिजिकल आउटलेट्स के अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जैसे बैंकिंग एजेंट्स भी काउंट हो सके। और इंटरेस्टिंग नॉलेज की फ्रेंड्स, इंडिया में अभी भी 5% से ज़्यादा गांव अनबैंक्ड है। मतलब वहाँ पे अभी भी कोई बैंक नहीं है, लेकिन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स ने इस गैप को भरा। इस मतलब एक मिसाल भरा। और औरम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के 40% से ज़्यादा ब्रांचेस रूरल सेमी अर्बन में है। मतलब सोचो कि एक गांव जहां लोग बैंक के लिए 50 किलोमीटर ट्रैवल करते थे, अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ब्रांच खुलती है तो जैसे एक लोकल दुकानदार, ये रूल जैसे एक ब्रिज बनता है और सिटी और विलेज के बीच, कनेक्टिंग टू प्रीवियस बजट एम, जहां फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कर्स को क्रेडिट नीड्स मीट करनी थी। और इसे इकोनॉमी को का रूरल पार्ट स्ट्रांग होता है। ओके। तो अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते, कम से कम 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड कॉन्स्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ आर अप टू RS 25 लाख। तो इसका मतलब कि कम से कम 50% लोन पोर्टफोलियो मतलब टोटल लोन जो बैंक देता है। तो कम से कम 50% लोन पोर्टफोलियोज में लोन्स और एडवांसेस अप टू 25 लाख तक के होने चाहिए। मतलब लोन्स और एडवांसेस का मतलब हो गया कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उधार। लोन्स एंड एडवांटेज मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उधार। ओके। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स स्मॉल बोरोवर्स पर फोकस करें, बिग कॉर्पोरेट्स पर नहीं, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस स्टाइल उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसको थोड़ा और गहराई में समझो तो कम से कम 25 लाख लिमिट स्मॉल बिजनेसेस फार्मर्स के लिए सूटेबल है। और जैसे एक किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन देना हो गया, तो उसको कम से कम 25 लाख तक लोन दिया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक आपको लोन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा वो करोड़ों में लोन नहीं दे सकते, बस 25 लाख ही दे सकते हैं। मतलब कि ये रूल माइक्रो लेंडिंग को प्रमोट करता है। मतलब ये जो रूल बनाया गया ताकि छोटे मोटे लोगों को ही मिल सके। और इंडिया में MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस GDP का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सभी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रेडिट एक्सेस लिमिटेड था पहले। और जैसे एक छोटा शॉपकीपर जो आप समझो कि 10 लाख रुपए लोन लेकर स्टॉक बढ़ाता है और बिजनेस ग्रो करता है, लेकिन ये रूल उस जैसे लोगों को एम्पावर करता है। जैसे प्रीवियस पॉइंट से आप कनेक्ट करो तो क्योंकि
रूरल ब्रांचेस से ये स्मॉल लोन्स इजी कंट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ओवरऑल ऐसे बीस को डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड बनाता है बिग बैंक्स से, जहाँ बिग लोन्स जाते हैं। और फर्दर चौथा पॉइंट पढ़े तो दिस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। तो आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी कि टोटल क्रेडिट माइनस कुछ डिडक्शंस, आप ये समझो, मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट डिफाइंड एरिया जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन, हाउसिंग फॉर पुअर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर जो इकोनॉमी के वीक लिंक्स हैं। तो ये हाईएस्ट पीएसएल टारगेट है कंपेयर टू यूनिवर्सल बैंक्स, जिसका कि 40% होता है। मतलब कि बैंक्स जितना लोन दे सकती है ना, उसका 75% उनको देना पड़ता है। किनको देना पड़ता है? तो 75% उसका लोन देना पड़ता है फ्रेंड्स, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर पे। अम, और क्योंकि और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कैलकुलेशन आरबीआई फॉर्मूला के सीट से होती है। और अगर टारगेट मिस होता है तो पेनल्टीज या इन्वेस्टमेंट्स इन आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें उनको पेनल्टीज भरना पड़ता है। और इंटरनेशनल नॉलेज की फ्रेंड्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेंडिंग 1960 से शुरू हुआ नेशनलाइजेशन के टाइम से। और अब ये आर एस 50 लाख करोड़ से ज़्यादा एनुअल टारगेट है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। मतलब आप सोचो कि जैसे एक मार्जिनल फार्मर जो सब्सिडी के साथ सोलर पंप लगाता है पीएसएल से लोन लेकर के, अब ये रूल उसकी मदद करता है कि जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि कनेक्टिंग टू पॉइंट सी, क्योंकि सब्सिडी क्योंकि 50% स्मॉल लोन्स मोस्टली पीएसएल में ही आते हैं। यार क्या क्या लिखा है इसमें? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो फॉर एन एसएफबी टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। तो according to the RBI, if the small financial bank aspires to transit into a universal bank, such transition will not be automatic but will be subject to fulfilling the minimum paid up capital, यानी कि net worth requirement, minimum paid up capital यानी कि net worth requirement as applicable to universal banks. Its satisfactory track record of performance as a small financial bank and the outcome of the Reserve Bank's due diligence exercise. Okay, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ओके, शेड्यूल्ड स्टेटस विद अ satisfactory track